हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th मोशन। ठीक है, ग्राफ्स का थर्ड लेक्चर होगा ये। ठीक है, 2 लेक्चर्स हम ग्राफ्स के कवर कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ्स बना लिए यूनिफॉर्म मोशन के, बॉडी एट रेस्ट के, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 4 केसेस थे, 2 एक्सेलरेशन के, 2 रिटार्डेशन के, वो हमने सभी कवर कर लिए। ठीक है, आज हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के भी ग्राफ्स कवर करेंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ्स कवर करने से पहले आपको थोड़ी सी और चीज़ें भी बतानी है। लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स, ग्राफ्स फॉर बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये करने से पहले आप थोड़ी सी बातें जान लो कि जैसे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमने एक्सटी ग्राफ देखा था। एक्सटी ग्राफ कैसा था? उसकी शेप ऐसी आई थी, कर्व। ठीक है, और वीटी ग्राफ कैसा था? वीटी ग्राफ की शेप आई थी ऐसी। ठीक है, दिस इज वीटी ग्राफ। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ कि एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी देती है। ठीक है, स्लोप है वो वेलोसिटी देती है। अब स्लोप तो आप एक लाइन की निकाल लोगे। ठीक है, लाइन की स्लोप आपको पता है। ठीक है, लाइन की आप सीधे राइज अपॉन रन या tan थीटा से या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लेते हो। ठीक है, मगर ये कर्व की स्लोप कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, तो कर्व की स्लोप निकालने के लिए ना थोड़ी सी हायर लेवल मैथमेटिक्स लगती है, कैलकुलस यूज होता है बेसिकली। ठीक है, वो कैलकुलस पे नहीं हम मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैलकुलस हम पढ़ने नहीं वाले हैं। आपको थोड़ी सी और चीज़ें मैंने बतानी है। एक्चुअल में ना जो एक्सटी ग्राफ की जो हमने पढ़ा है कि जो स्लोप है वो वेलोसिटी देती है। ठीक है, मगर थोड़ा सा और इसको क्लियर करो पॉइंट को। ठीक है, जो कि स्लोप होती है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, जैसे टेंजेंट क्या होती है? जैसे ये सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल की जो टेंजेंट होएगी वो कैसी होएगी? ऐसी होएगी, जो कि एक पॉइंट को टच करके निकल जाएगी। ठीक है ना, तो अब एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें पता है क्या देती है? वेलोसिटी देती है। ठीक है, मगर किसकी स्लोप होनी चाहिए? वो टेंजेंट की स्लोप होनी चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, slope of tangent at a point gives slope of tangent at a point। किसकी स्लोप है ये? मतलब कि किस ग्राफ की है? एक्सटी ग्राफ की। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट इन अ एक्सटी ग्राफ। ठीक है, ये भी हमें लिखना चाहिए। इन अ एक्सटी ग्राफ gives velocity। ठीक है, अब आप समझो इसको कि अब अगर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है तो टेंजेंट कैसी होएगी? टेंजेंट ऐसी होएगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे टेंजेंट कैसी होएगी? ऐसी होएगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी होएगी? ऐसी होएगी।
ठीक है। तो अब इसकी जो स्लोप एंड टेंजेंट्स की स्लोप है ये हमें वेलोसिटी देती है, ठीक है। जैसे आप देखो इस पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट मैंने लिया, ठीक है, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बनाई, एक मैंने यहाँ पे सी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए गिव्स वेलोसिटी एट पॉइंट ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी गिव्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी गिव्स वेलोसिटी एट पॉइंट सी, ठीक है। तो आप यहां पे देखो कि ए पॉइंट वाली जो मतलब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये एंगल बना रही है मान लो θ1, ठीक है। बी पॉइंट वाली एंगल बना रही है θ2, ठीक है। सी पॉइंट वाली एंगल बना रही है θ3। तो θ3 θ2 से ज़्यादा है, θ2 θ1 से ज़्यादा है, तो मतलब कि θ3 is greater than θ2 is greater than θ1. It means tan θ3 is greater than tan θ2 is greater than tan θ1. तो इसका मतलब स्लोप जो है सी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी एट सी पॉइंट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी पॉइंट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए पॉइंट, ठीक है ना। तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वो हमें वीटी ग्राफ से भी पता लग रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है अगर सीधी लाइन है, अगर सीधी लाइन है तो आप सीधे स्लोप निकाल सकते हो, अगर कर्व है तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप आएगी, और वो स्लोप किसकी होएगी, टेंजेंट की स्लोप होएगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट इन अ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, रियलिटी में ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, अब देखो अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा हो जाए, इफ एक्सटी ग्राफ इज दिस, ये एक्सटी ग्राफ किस केस में होता था, यूनिफॉर्म मोशन में होता था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, ठीक है, कुछ भी स्लोप मान लो इसकी, ठीक है, कुछ भी मान लो स्लोप इसकी 2 है, इसका मतलब स्लोप अगर 2 है तो वेलोसिटी भी 2 है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड इज आल्सो वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब जैसे अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ड्रॉ करूँ, यहाँ जैसे ए पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेंजेंट बना दूंगा इस पॉइंट पे, टेंजेंट ऐसी बनेगी, ठीक है। बी पॉइंट पे अगर बनाऊंगा, बी पॉइंट पे भी टेंजेंट ऐसी बनेगी, सी पॉइंट पे बनाऊंगा उसमें भी टेंजेंट ऐसी बनेगी, मतलब कि सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट की स्लोप सेम है ना, क्योंकि जितना ये रेड वाली लाइन एंगल थीटा बना रही है उतनी ये भी टेंजेंट थीटा बना रही है, ये भी थीटा बना रही है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स पे स्लोप सेम है, स्लोप सेम है तो ऑब्वियस वेलोसिटी सेम आएगी, ठीक है। वेलोसिटी सेम आएगी मतलब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है ना। इसमें मतलब कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन में बना था ना। तो ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में जो वेलोसिटी है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जो है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर कर्व होएगा तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप होएगी टेंजेंट की, तो डिफरेंट वेलोसिटी होएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। वैसे ही अभी हमने जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है, ठीक है, और एरिया आपको पता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है। तो वहाँ पे भी हमने वीटी ग्राफ अभी तक एक लाइन ही किया है, ठीक है, लाइन ही बनाई है हमने, कर्व नहीं बनाया, ठीक है, कर्व नहीं बनाया क्योंकि कर्व बनता है इस केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है। अभी तक हमने कर्व नहीं बनाया, सिर्फ लाइन बनाई है। तो लाइन बनाई है तो उसमें भी मैं यही कह सकता हूँ, अगर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व बनता तो मैं यही कहता स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट इन वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज तो सबसे पहले आपको मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, अगर एक्स टी ग्राफ कर्व है तो स्लोप क्या होएगी, स्लोप हर पॉइंट पे डिफरेंट होएगी। ठीक है, स्लोप हर पॉइंट पे डिफरेंट होएगी और ये जो स्लोप है यही हमें वेलोसिटी देती है। ठीक है, जैसे मैंने एक्स टी ग्राफ बनाया, ए बी सी पे स्लोप सबसे ज़्यादा थी, इसका मतलब सी पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, वो हमने देखा भी, बी टी ग्राफ से वेलोसिटी बढ़ भी रही थी, इंक्रीज भी हो रही थी। ठीक है, तो अगर एक्स टी ग्राफ सीधे लाइन है तो वेलोसिटी देखो यहाँ पे भी टेंजेंट जो है उसकी स्लोप भी वही है, बी पॉइंट पे जो टेंजेंट उसकी स्लोप भी वही है, सी पॉइंट पे टेंजेंट है उसकी स्लोप भी वही है। इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं करते, हम देख लेने हैं उस लाइन की स्लोप कितनी है। ठीक है, वही वेलोसिटी की इक्वल होगी क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अगर एक्स टी ग्राफ ऐसा है। अब हम बनाएंगे ग्राफ्स फॉर अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब हम ग्राफ्स बनाते हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्स टी ग्राफ, ठीक है, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ तीनों हम बनाते हैं। ठीक है, चलो मैं वी टी ग्राफ से शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो आपने एक ऑर्डर देखा, अगर एक्स टी ग्राफ अगर ऐसा था कर्व्ड, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका वी टी ग्राफ कैसा बना था, लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन। और ए टी ग्राफ कैसा बना था, ए टी ग्राफ बना था इस तरीके। ठीक है, अब अगर वी टी ग्राफ ऐसा हो जाए, अगर वी टी ग्राफ इस तरीके से कर्व्ड बन जाए तो ए टी ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऑर्डर में देखो आप, अगर एक्स टी ग्राफ कर्व्ड है, वी टी ग्राफ लाइन है, ठीक है, लाइन विद सम स्लोप, ठीक है, एंड ए टी ग्राफ लाइन विद जीरो स्लोप। ठीक है, अगर वी टी ग्राफ की शेप ऐसी है तो ए टी ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, अगर वी टी ग्राफ ऐसा है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम के बाद तो कोई ग्राफ होता ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये कैसा ग्राफ आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इस तरीके का वी टी ग्राफ आ जाएगा, ये ए टी ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ए टी ग्राफ ही हम बनाते हैं, ए टी ग्राफ्स तक की। ठीक है ना, तो अब इसको देखो, दिस इज वी टी ग्राफ, अब ए टी ग्राफ। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि वी टी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या देती है, एक्सेलरेशन। मगर अब यहाँ पे स्लोप क्या होएगी, अब ये कर्व आ गया तो यहाँ पे भी वैसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट इन अ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी कर्व में। ठीक है, कर्व है तो टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी, लाइन है तो वो लाइन की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप उसमें तो सेम ही होती है, एक ही होती है। ठीक है, अगर कर्व आ जाए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनेगी, जो टेंजेंट क्या होती है, लाइन जो इसको एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सही नहीं बनी, इसको सही बना लेते हैं।
ठीक है, थोड़ी सी एक्यूरेट कर लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, चलो वैसी सी बनी है, चलो बी पॉइंट, अब देखो बी पॉइंट ये रहा, यहाँ पे टेंजेंट कैसी बनेगी, यहाँ पे टेंजेंट देखो कैसी बनेगी, ऐसी बन रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे सी पॉइंट है, सी पॉइंट है तो सी पॉइंट पे टेंजेंट देखो कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन सबसे कम है। ठीक है, अब वही चीज़ जो ये एंगल सबसे कम है θ1, ठीक है, दिस इज θ1, और ये एंगल कौन सा है, θ2 है, और ये एंगल क्या है, θ3। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। मतलब कि ये क्या होती है, स्लोप होती है, मतलब सी पॉइंट पे स्लोप सबसे ज़्यादा है, बी पॉइंट पे स्लोप मतलब उससे कम है, ए पॉइंट पे सबसे कम है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वीटी ग्राफ देती क्या है, एक्सेलरेशन देती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो सी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है, एक्सेलरेशन बी पॉइंट पे उससे कम है, एक्सेलरेशन ए पॉइंट पे सबसे कम है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रही है। यहाँ पे भी देखो टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये जो वीटी ग्राफ आ जाएगा, ये वी जो है कैसी इक्वेशन बनेगी, वी की टाइम का स्केयर। ठीक है, क्योंकि आपको बताया टाइम की जब भी डिग्री 2 होएगी तो ये इसका जो ग्राफ है ये कैसा आएगा, कर्व आएगा। ठीक है, पैराबोलिक कह लो। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो एक्सेलरेशन में यहाँ पे डिग्री आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रही है, इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रही है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, अब वो भी देख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, उसका भी ग्राफ हम बना लेते हैं, तो उसका भी ग्राफ देखो कैसा होएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ देखा। ठीक है, अब हम डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने बढ़ने वाला केस पढ़ लिया है, अब हम कम होने वाला केस पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ कम हो रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वीटी ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर वीटी ग्राफ ऐसे बना है तो एटी ग्राफ कैसे बन जाएगा, एटी ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो एक ऑर्डर में देखो, अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा था, ठीक है, हमने रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाले केस में, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, उसमें हमने देखा था अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा है, अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा है तो वीटी ग्राफ ऐसा बन जाता था। ठीक है, एटी ग्राफ कैसे बन जाता था, एटी ग्राफ ऐसा बन जाता था। ठीक है, तो मतलब कि अगर वीटी ग्राफ ऐसा है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ ऐसा बन जाता था। तो मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मतलब कि अगर वीटी ग्राफ ऐसा बना तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब
एक्सेलरेशन के बाद तो हम कुछ डिफाइन करते ही नहीं, हम क्या डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर वीटी ग्राफ ऐसा बना हुआ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन के आगे तो कुछ डिफाइन होता ही नहीं, ठीक है। तो ये केस बना किसका, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। सबसे पहले हमने इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का देखा, यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब आपको मैंने बताया है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है, ठीक है। अगर वीटी ग्राफ ही ऐसा कर्व हो गया तो वो किसकी स्लोप हो जाएगी, टेंजेंट की हो जाएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट इन अ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ ए, ठीक है, एक ले लेता हूँ बी ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इस केस में देखो ए में जो टेंजेंट है वो कैसी आ रही है, एक मिनट दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, वो ऐसी आ रही देखो, ठीक है। बी पे स्लोप कैसी आ रही है, टेंजेंट कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है, ठीक है। और सी पे कैसी आ रही है, सी पे ऐसी आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम एक्सिस को चलो इधर एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। तो ए पे जो टेंजेंट है वो एंगल बना रही है, समझ लो θ1 बना रही है, ठीक है। बी पे जो टेंजेंट है वो θ2 बना रही है, ठीक है। सी पे जो टेंजेंट है वो θ3 बना रही है, ठीक है। तो इस केस में हमने देखा θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, ठीक है ना। मतलब कि ए पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है। बी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो उससे कम एंगल बना रही है, सी पे जो टेंजेंट है वो उससे भी कम बना रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ए पॉइंट पे जो tan θ1 है दैट इज ग्रेटर देन बी पॉइंट पे tan θ2, ठीक है, इज ग्रेटर देन tan θ3। इसका मतलब जो स्लोप है वो ए पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बी पॉइंट पे उससे कम है, सी पॉइंट पे उससे कम है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट इन अ वीटी ग्राफ देती है एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्सेलरेशन एट ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट सी, ठीक है। मतलब कि टाइम के साथ जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रही है, ठीक है। मतलब सी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो सबसे कम है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन कम हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ कम हो रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एटी ग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में भी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एटी ग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। अगर आप कहोगे कि इन दोनों केसेस में एक्सटी ग्राफ कैसे बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं, एक्सटी ग्राफ कैसे बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। अब आप देखो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ऐसा, ठीक है। अगर एक्सटी ग्राफ ऐसे बने तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब कैसा बनता है देखो ऐसा, ठीक है। अगर वीटी ग्राफ ऐसा बने तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर एक्सटी ग्राफ ऐसे बने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो वीटी ग्राफ ऐसे तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो हमने देखा था, लाइन विद जीरो स्लोप, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता है यहाँ पे जो रिलेशन है, यहाँ पे रिलेशन मतलब ये कर्व है तो ऑब्वियस जो पावर है वो 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ टी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन है तो ऑब्वियस पावर 1 होगी, ठीक है। मतलब कि इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो मतलब कि अगर एक्सटी ग्राफ देखें ना, एक्सटी ग्राफ कैसा होएगा वो आप देख सकते हो। एक्सटी ग्राफ में
एक और पावर बढ़ जाएगी, मतलब ये डिग्री जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, डिग्री अगर बढ़ गई मतलब यहाँ पे 1 है डिग्री, यहाँ पे 2 है, इधर 3 हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस है 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे भी कर्व बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कर्व बनेगा, तो वो मैं कर्व बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, और ये कुछ ऐसा होएगा, x इज इक्वल टू, चलो कांस्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है, t क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि रियलिटी में अगर देखा जाए c की वैल्यू 1/3 होती है। चलो वो हमें कैलकुलस से पता लगता है, एक्चुअल में ना ये जो फंक्शन है इससे ये कैसे आया, इससे ये फंक्शन कैसे बना, वो कैलकुलस का काम है। ठीक है, कैलकुलस करता है, वो हायर लेवल मैथमेटिक्स है, वो आप +1 में या +2 में हायर स्टैंडर्ड में देखोगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ xt ग्राफ भी कर्व आ जाएगा। अगर vt ग्राफ कर्व है तो xt ग्राफ भी कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे डिग्री ऑब्वियस 1 होनी पड़ेगी। 1 डिग्री का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, at ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और xt ग्राफ अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो ऑब्वियस यहाँ पे डिग्री बढ़ जाती है 1 के साथ। ठीक है, ये कैसे होता है ये हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, एक मैथमेटिकल टूल है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उससे हमें पता लगता है। ठीक है, तो चलो अब ये था इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में भी हमने vt ग्राफ देखा कैसा आएगा, उसमें कैसा आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अगर xt ग्राफ जब ऐसे था तो vt ग्राफ कैसा था, वैसे ही at ग्राफ भी बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बन गया। ठीक है, तो इसके कोर्स xt ग्राफ भी, वो भी कर्व भी बनेगा। ठीक है, xt ग्राफ भी यहाँ पे कर्व भी बनेगा। ठीक है, तो वो भी ऐसा ही कुछ आ जाएगा। तो ये हमने देखा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, या वो टाइम के साथ बढ़ रहा है या वो टाइम के साथ कम हो रहा है। ठीक है, हमने दोनों केसेस कर लिए, एक में एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रही थी, एक में टाइम के साथ कम हो रही थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, इसमें भी जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग विद टाइम एंड एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम के ग्राफ्स बनाए थे। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे रिटार्डेशन इंक्रीजिंग विद टाइम एंड डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, इसके ग्राफ्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले भी बताया था कि 9th में ना हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक की हम ग्राफ्स भी स्टडी करते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही होते हैं। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म की बात आती है ना तो उसमें हायर लेवल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल्स आप अब नहीं कर पाओगे, मगर आपको ग्राफ्स पता होने चाहिए। ठीक है, ग्राफ्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ग्राफ्स की शेप से आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, तो अब चलो रिटार्डेशन वाला केस भी कर लेते हैं। पहले हम करते हैं इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन का वीटी ग्राफ कैसा होएगा, देखो ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो अब आप देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, मतलब 3 पॉइंट्स ले लेता हूं यहां पे मैं। ठीक है, एक ये ले लेता हूं ए, ठीक है, एक ले लेता हूं बी ले लेता हूं, ठीक है, एक ले लेता हूं सी ले लेता हूं। ठीक है, अब आपको पता है वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो क्या देती है, ऑब्वियस है एक्सेलरेशन देती है। ठीक है,
अब चलो ए पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूं, देखो टेंजेंट कैसी बनेगी ए पॉइंट पे। ठीक है, ऐसी बनी। चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं टाइम एक्सिस को। ठीक है, अब बी पॉइंट पे टेंजेंट है वो कैसी बनेगी वो भी देखो। ठीक है, और सी पॉइंट पे टेंजेंट बनी वो कैसी बनेगी वो भी देखो। ठीक है, अब आपको पता है अगर 3 लाइंस बनाऊं मैं, मतलब कि एक ग्राफ में 3 लाइन बनाऊं y और x। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऐसी लाइंस बना रहा हूँ, एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, तो मतलब कि ये लाइंस की स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी? क्योंकि फॉल हो रहा है। ठीक है, फॉल हो रहा है। और सबसे ज्यादा स्लोप किसकी होएगी? जिसमें सबसे ज्यादा स्लोप सबसे ज्यादा फॉल है। ठीक है, आप क्या करो, रन को फिक्स करके देख लो। ठीक है, रन को मैं फिक्स कर देता हूं और मतलब कि यहां पे देखो इतना रन हुआ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉल कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है, अब इस केस में इतना रन हुआ, रन तो सेम है, फॉल उससे ज्यादा हो गया। ठीक है, अब इस केस में देखो, इस केस में जो फॉल है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, रन तीनों में सेम है। ठीक है, ये जो वाली 1 वाली है, 1 में फॉल सबसे ज्यादा हो रहा है, 2 में उससे कम हो रहा है, 3 में उससे कम हो रहा है। इसका मतलब 1 की स्लोप मैक्सिमम होगी क्योंकि 1 में सबसे ज्यादा फॉल हो रहा है, इतना हो रहा है। 2 वाली में उससे कम हो रहा है, इतना हो रहा है, और 3 वाली में सबसे कम हो रहा है। ठीक है, तो 1 में फॉल सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए 1 की स्लोप जो है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और फॉल हो रहा है तो ऑब्वियस है स्लोप नेगेटिव है, तो यहां पे भी लाइंस ऐसी बन रही हैं। ठीक है, फॉल हो रहा है तो ऑब्वियस स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या देती है वीटी ग्राफ की? एक्सेलरेशन। अब स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन है। कब है ये भी? जब मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस लेते हैं। हमने मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ही लिया है। ठीक है, मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ही ले रहे हैं। जो पहले भी मैंने ग्राफ्स बनाए हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, उसमें भी हम मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ही ले रहे हैं। यहाँ पे भी मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ही है। अगर स्लोप नेगेटिव आई है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देती है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई है? नेगेटिव आई है। अगर स्लोप टेंजेंट की नेगेटिव आई है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन है। ये तब है जब मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस है। मोशन में पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ही ले रहा हूं। जो नॉन यूनिफॉर्म हम एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि सी पॉइंट पे मतलब सी जो लाइन है वो कैसी लाइन है? जैसी यहाँ पे 1 थी। ठीक है, मतलब सी लाइन में जो फॉल है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। नहीं तो आप ऐसे देख लो। ठीक है, अब ऐसे देख लो, नहीं तो अब ये वाली जो लाइन है इसमें अगर मैं यहां पे ये रन इतना करता हूं तो इतना ही फॉल हो रहा है। ठीक है, और बी वाली जो टेंजेंट है, ठीक है, बी वाली टेंजेंट ये वाली है। ठीक है, इसमें फॉल कितना हो रहा है? इसमें फॉल कितना हो रहा है आप देख सकते हो। इसमें फॉल हो रहा है, थोड़ा सा डायग्राम से आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये बी वाली है। ठीक है, इसमें फॉल इतना हो रहा है। ठीक है, और सी वाली में कितना हो रहा है? सी वाली में देखो ये वाली जो टेंजेंट है इसमें सबसे ज्यादा हो रहा है, ये इतना हो रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं अलग से बना के भी दिखा देता हूं आपको, मतलब यहां पे ही बना देता हूं। चलो यहां पे बना के दिखा देता हूं।
एक लाइन कैसी है, जो ए वाली है वो ऐसी है, ठीक है, और बी वाली कैसी है, बी वाली है ऐसी है, ठीक है, और सी वाली कैसी है, वो ऐसी है, ठीक है। अब मैं तीनों में वही सेम कर देता हूं, रन सेम कर देता हूं, ठीक है। अब ये ए वाली थी, ठीक है, और ये बी वाली है और ये सी वाली है, ठीक है। तो ए वाली में अगर रन इतना है, अगर रन इतना है तो फॉल सिर्फ इतना हो रहा है, ठीक है। बी वाली में रन अगर इतना है तो फॉल इतना हो रहा है, ठीक है। अब सी वाली में अगर रन इतना है तो फॉल इतना हो रहा है, मतलब कि सी की जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सी पे जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। स्लोप सबसे ज़्यादा आ रही है और स्लोप नेगेटिव भी है, ठीक है। ऐसे कह सकते हो जैसे यहाँ पे स्लोप हुई कह लो -2, ठीक है, बी पे हुई -3, सी पे हो गई -4, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव में बढ़ रही है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रही है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। इसका मतलब रिटार्डेशन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, रिटार्डेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं। चलो से सिर चलो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ आ जाएगा, वो देखो आप। टाइम के साथ रिटार्डेशन बढ़ रही है, ठीक है, नेगेटिव में, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है। दिस इज -a, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। जैसे ए पॉइंट पे मतलब इस टाइम पे मान लो -2 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे बी पॉइंट पे जो टाइम आ गया तब कितनी हो गई, -3 हो गई, ठीक है। जो सी पॉइंट पे जो टाइम आ गया, ठीक है, तब मतलब ये वाला टाइम तब कितनी हो गई, -4 हो गई, ठीक है। तो उसका वो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है और नेगेटिव में है, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। किसका, जब वीटी ग्राफ इस तरीके से है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब इंक्रीजिंग रिटार्डेशन का केस भी कर लिया, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन का भी देख लो, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन का देखो कैसा बनेगा। अब इसमें जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ बनाता हूं सबसे पहले। वीटी ग्राफ जो है वो इसमें इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वीटी ग्राफ है किसका, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन का, ठीक है। इसमें भी हम टेंजेंट बना लेते हैं, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं ए, ठीक है, एक ये लेते हैं बी, एक ये ले लेते हैं सी, ठीक है। अब ए पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूं तो वो ऐसी बन जाएगी, ठीक है। बी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ऐसी बन जाएगी, एक मिनट, ठीक है। और सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी बताओ मतलब कि सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है, किस टेंजेंट की है सबसे ज्यादा स्लोप, सबसे मतलब फॉल देखो ना, सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है इसमें है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलो इन लाइंस को मैं अलग से बना लेता हूँ, एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। अब या मतलब कि मैं सेम कर देता हूँ, चलो इधर ले, ठीक है, रन सेम कर दिया, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ये मतलब कौन सी थी,
ये थी ए वाली, ठीक है, और ये थी बी वाली, और ये थी सी वाली, ठीक है। अब ये बी वाली लाइन है, बी वाली लाइन में अगर फॉल इतना हो रहा है, रन इतना हो रहा है, तो फॉल कितना है, इतना है, ठीक है, ये बी वाली में। और ए वाली में देखो, ए वाली में अगर इतना हो रहा है रन, तो फॉल कितना हो रहा है, इतना। ये कौन सी है, ए वाली है, ठीक है। और सी वाली में देखो, सी वाली में अगर इतना फॉल हो रहा है, सॉरी रन हो रहा है, तो फॉल कितना होएगा, इतना। मतलब सबसे कम हो रहा है सी में, ठीक है, मतलब सी में फॉल सबसे कम हो रहा है, इसका मतलब सी की जो स्लोप है वो सबसे कम है, ठीक है। इस तरीके से अलग से लाइंस बना के भी आप देख सकते हो, ठीक है। 9th क्लास में हम ऐसे ही देख लेते हैं, फॉल कितना, अगर रन सेम करेंगे, जिस लाइन का सबसे ज़्यादा फॉल होएगा उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा आएगी। और फॉल हो रहा है, ऑब्वियस है तीनों की स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्वियस रिटार्डेशन है, क्योंकि मोशन हमने लॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस लिया है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ए लाइन जो ये है, ठीक है, ए लाइन का अगर रन फिक्स किया तो मतलब कि फॉल सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सी में अगर रन इतना किया तो उसके अकॉर्डिंग फॉल इतना आ रहा है, ठीक है। बी में अगर रन इतना किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉल इतना आ रहा है, मतलब कि सी वाली केस में सबसे कम फॉल है, तो सी की स्लोप सबसे कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि अब आप मान लो स्लोप जो है वो टाइम के साथ कम हो रही है और स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। टाइम के साथ अगर स्लोप कम हो रही है, जैसे मान लो ए पॉइंट पे जो स्लोप है ये थी -4 थी, ठीक है। बी पॉइंट पे जो स्लोप है वो -2 होगी, सी पे -1 होगी, ठीक है। मतलब कि मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है। मतलब जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन कम हो रही है, पहले -4 थी, फिर -2 थी, फिर -1 है, मतलब टाइम के साथ रिटार्डेशन कम हो रही है। तो इसका एटी ग्राफ कैसा आ जाएगा, इसका एटी ग्राफ भी आप देख सकते हो, ये ए, ये -a, ये टाइम, ठीक है। तो इसका एटी ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे इनिशियली -4 थी, ठीक है, फिर कुछ टाइम हुआ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग -4 से कम -2 होगी, ठीक है, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1 हो गई, ठीक है। ये केसेस ऑब्वियस आपको मुश्किल लग रहे होंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के, मगर आपको ग्राफ्स की शेप पता होनी चाहिए कि वीटी ग्राफ अगर ऐसा है तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, अगर वीटी ग्राफ ऐसा है तो डिक्रीजिंग रिटार्डेशन है कि इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है, ठीक है। ग्राफ्स की शेप थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। तो चलो अब स्टूडेंट्स, ये हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दोनों के हमने ग्राफ्स बना लिए, ठीक है। आपको शेप से जज होना चाहिए, जज हो जाना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंडिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था। अभी तक हमने यही पढ़ा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है। कब डिस्टेंस देता है, कब डिस्प्लेसमेंट देता है, वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले मैं आसान सा केस ले लेता हूं। एक बॉडी है, वो एक पॉइंट से दूसरे, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। और ये 2 सेकंड्स के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक जाती है, ठीक है, 2 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपनी मोशन की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर लेता है, पीछे आने लगता है, ठीक है, वापस आने लगता है। चलो मैं इधर बना देता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड से आता है और 2 सेकंड्स के लिए ही दोबारा फिर 2 सेकंड्स के लिए मूव करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड है, तो जब ए से बी गया, जब बी से ए आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल, ए से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, स्पीड इनटू टाइम, मतलब 10 मीटर, और वापस भी 10 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। इनिशियल और फाइनल अगर सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, इसका प्लस इसका, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं,
मतलब वीटी ग्राफ अगर इसका मैं बनाऊं तो देखो कैसा बनेगा। वीटी ग्राफ, ठीक है। अब 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, मतलब ये टाइम t इज इक्वल टू 0 ले लो और ये टाइम t इज इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है। यहाँ भी टाइम t इज इक्वल टू 2 है, मतलब 2 सेकंड में रिवर्स कर दी उसने, ठीक है, डायरेक्शन बदल दी। और यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो मतलब कि पहले लाइन कैसे बनेगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू 2 तक, ये 2 सेकंड्स ले लेता हूँ, ये 4 सेकंड्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो लाइन कैसी बनेगी, कांस्टेंट स्पीड है तो ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद मतलब ये +5 मीटर पर सेकंड है ना, ठीक है। उसके बाद कितनी होगी, उसके बाद होगी -5, ठीक है, -5। तो अब ये लाइन ऐसी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा इस सिचुएशन का, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइंस भी बना देता हूँ, ठीक है। ब्लू लाइन ग्राफ है, ये डॉटेड लाइंस बनाई है मैंने। अब हमें क्या बताया था कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो कब डिस्टेंस देता है, कब डिस्प्लेसमेंट देता है। आप पहले एरिया निकालो, ठीक है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एक तो 4 सेकंड्स तक, एक तो ये एरिया हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। इसका एरिया चलो मैं मान लेता हूँ A1 मान लेता हूँ और इसका A2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब A1 एरिया किसके इक्वल आता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे ब्रेड्थ 2 है, ठीक है। 5 × 2 मतलब 10 मीटर आ गया। और A2 कितना आ गया, अब A2 की यहाँ पे लेंथ कितनी है, -5 और ब्रेड्थ कितनी 4 - 2 2 मतलब -10 मीटर। तो अब अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको सीधे मैग्नीट्यूड्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब A1 का मैग्नीट्यूड mod ऑफ A1 प्लस mod ऑफ A2, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 10 + 10 20 मीटर आ जाएगा। ओके, 20 मीटर। और वैसे भी हमने 20 मीटर ही देखा था, 10 मीटर इधर ट्रेवल हुआ, 10 इधर हुआ, 10 + 10 20, ठीक है। अगर वही डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो A1 + A2 साइन के साथ ऐड करना है आपने, ठीक है। साइन के साथ ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 10 - 10 0। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कब डिस्टेंस आएगा, कब डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब सेम होएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, अगर ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के ऊपर ही रहे, नीचे ना जाए, ठीक है। अगर वीटी ग्राफ नीचे चला गया ना तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीटी ग्राफ ऊपर ही रहा, ठीक है, नीचे ना आया, ऊपर ही रहा, ऊपर ही जैसे मर्जी शेप हो, ठीक है, टाइम एक्सिस के ऊपर ही रहा, तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी। मतलब कि जो आदमी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ऊपर है ग्राफ, अगर नीचे ग्राफ आ गया तो वो वही है, डायरेक्शन उसने रिवर्स कर ली है, तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए सीधे मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, 10 + 10, ठीक है, 20, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधे 10 - 10 कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड्स को, और डिस्टेंस में दोनों के मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा सिचुएशन हो गया। अब एक नेक्स्ट देखो, एक और केस ले लेते, मतलब एक और सिचुएशन ले लेते हैं। मतलब कि टाइम t इज इक्वल टू 0 से बॉडी स्टार्ट हुई है, ठीक है। बॉडी स्टार्ट हुई मतलब कि रेस्ट से,
ठीक है, और कुछ वो एक्सेलरेशन से मूव करने लग गई, ठीक है, वो एक्सेलरेशन से मूव करने लग गई, मान लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कुछ भी ले लो, ए ही ले लो सिंपली, चलो 5 ही ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब मान लो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे 5 सेकंड्स के लिए वो एक्सेलरेट हुई, ठीक है, 5 सेकंड्स के बाद वो रिटार्ड होना शुरू होगी, ठीक है। पहले मान लो एक्सेलरेशन थी +5, ठीक है, 5 सेकंड्स के बाद एक्सेलरेशन हो गई -5, ठीक है। अगर मोशन इधर है, एक्सेलरेशन -5 अपोजिट, तो ऑब्वियस रिटार्ड होगी। अब यहाँ पे बॉडी रुक गई, यहाँ पे बॉडी रुक गई, ठीक है, और अब बॉडी रुक गई, मगर जो एक्सेलरेशन है मतलब रिवर्स आएगी बॉडी, ठीक है, उसको मैं चलो ऐसे बना देता हूँ, बॉडी रिवर्स आई। अब यहाँ से यहाँ बॉडी फिर एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन कितनी है यहाँ पे भी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेट हुई, फिर उसके बाद रिटार्ड होने लग गई, ठीक है, मतलब ये भी टाइम जो है ये 5 सेकंड्स ही है, ठीक है। उसके बाद फिर रिटार्ड होने लग गई, अब मोशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है, और रिटार्डेशन अगर दिखानी है तो मोशन अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो कितनी होएगी, +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वापस इनिशियल पोजीशन पर आ गई। तो अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, अब आपको पता है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वीटी ग्राफ कैसा बनता है, देखो, ठीक है, वीटी ग्राफ कैसा आता है वो देखो, ऐसा आता है, ठीक है। अब कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन है ये कितने टाइम के लिए रही है, 5 सेकंड्स के लिए रही है, ठीक है। मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस में देखो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वीटी ग्राफ उसका ऐसा बनता है, ठीक है, बॉडी रेस्ट से शुरू हुई है तो ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। अब मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, तो उसका वीटी ग्राफ कैसा बनता है, उसका ऐसा बनता है, ठीक है। और मतलब कि ये हमने 5 सेकंड्स लिए, ठीक है, और यहाँ तक 10 सेकंड्स हो गए, ठीक है, 10 सेकंड्स हो गए, और वापस फिर 5 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेट हुई ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 15 सेकंड्स हो गए, ठीक है, और यहाँ ये फिर 5 सेकंड्स के लिए रिटार्ड हुई, ठीक है, यहाँ पे टाइम 20 सेकंड हो गया, ठीक है ना, मतलब कि 5 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेट हुई, 5 सेकंड्स के लिए रिटार्ड हुई, फिर 5 सेकंड्स के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुई, फिर 5 सेकंड्स के लिए रिटार्ड हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 15 सेकंड्स, यहाँ पे 20 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ देखा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बट मोशन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऐसे ग्राफ बना, ये टाइम 10 सेकंड्स तक का बना, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अब कैसा ग्राफ बनता था, मोशन अलोंग नेगेटिव एक्सिस एक्सेलरेशन का, उसका ग्राफ ऐसा बनता था ना, ठीक है ना, उसका ग्राफ ऐसा बनता था, तो वो मैंने बना दिया। चलो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और ये अब टाइम कितना हो गया, ये टाइम हो गया 15 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद रिटार्ड हो रही है, ठीक है, रिटार्ड हो रही है, मगर मोशन अलोंग नेगेटिव एक्सिस है, मोशन अलोंग नेगेटिव एक्सिस रिटार्डेशन में वीटी ग्राफ कैसा आ जाएगा वो आपको पता है, ऐसा आता था, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा, 20 सेकंड्स, ओके। तो अब यहाँ पे आप वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं,
ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट है, बॉडी स्टार्ट हुई तो u कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन +5 हो रही है, +5 और v माइनस 0, टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5 सेकंड है, तो v कितनी आ जाएगी, 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 25 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, जो इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है क्योंकि बॉडी रुकेगी ना। 1D मोशन में जब भी पलटी मारनी है तो आपको रुकना पड़ता है, आपको मैंने पहले भी बताया। ठीक है, 1D मोशन में जैसे मैं जा रहा हूँ, मैंने वापस जाना है, ठीक है, तो मुझे रुकना पड़ेगा, फिर मैं वापस जा पाऊंगा। ठीक है, 1D मोशन में जब भी पलटी मारनी है तो आपको रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनिशियल, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो यही फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कितनी है, यहाँ पे -5, और ये v फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि यहाँ पे फाइनल आ गई, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी, टाइम कितना, 5 सेकंड्स, तो यहाँ पे भी -25 आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि बॉडी चली, एक्सेलरेट हुई, फिर रिटार्ड हुई, रुकी, फिर एक्सेलरेट हुई, फिर रिटार्ड हुई, मतलब दोबारा अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ गई। इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो हमें पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी। ठीक है, मगर डिस्टेंस कितना आएगा वो हम ग्राफ से निकाल लेते हैं। ठीक है, ग्राफ से डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगी, प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हम दोनों के एरियाज को ऐड कर देंगे। अब किस किस के एरिया को ऐड करना है, कौन सा एरिया, एक तो ये वाला है, ठीक है, एक एरिया ये वाला है। ठीक है, तो ये एरिया A1 मान लो और ये A2 मान लो। ठीक है, डिस्टेंस के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड प्लस कर दो और डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस कर दो। ठीक है, तो आप देखो अब ठीक है, हाँ जी बच्चों, एरिया A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है इस ट्रायंगल का, 10 सेकंड्स का, हाइट कितनी है 25 की। ठीक है, तो 10 इंटू 25, तो ये कितना आ गया, 125 मीटर आ गया। ठीक है, और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है, ये वाला बेस हो गया ना, ये बेस किसके इक्वल है, 20 - 10 मतलब 10 के। ठीक है, और हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट कितनी है, -25 है, तो यहाँ पे आ गया -25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं साइन के साथ। ठीक है, साइन के साथ तो 0 आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस सीधे हम मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे, 125 + 125 कितना आ गया, 250 आ गया। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो तो हमें पता ही है, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, तो मतलब कि बॉडी एक्सेलरेट हुई, फिर रिटार्ड हुई, फिर एक्सेलरेट हुई, फिर रिटार्ड हुई। ठीक है, उसका उस सिचुएशन का मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज हाउ स्पीड ऑफ द कार चेंजेस विद टाइम। ठीक है, ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है या स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, ये एक्चुअल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो आप, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ये 0 एक्सेलरेशन का है, और ये किसका है,
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और अभी हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में 4 केसेस के ग्राफ बनाए हैं। ये किसका है? ये डिक्रीजिंग रिटार्डेशन का है, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन का। तो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार? इनिशियल स्पीड कितनी है? ये रही, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। और मैक्सिमम स्पीड कितनी है? ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ये आ गई 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन? जीरो एक्सेलरेशन ये वाला है BC। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेयरिंग रिटार्डेशन? ठीक है, यहाँ पे वेयरिंग रिटार्डेशन की बात हो रही है, मगर मैंने आपको और स्पेसिफिकली बता दिया है कि ये किस तरीके से वेरी हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। आपको बताया दिस इज डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, ठीक है। तो वैसे 9th में इतना वैसे आपको मैंने बताया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना नहीं आता, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल्स तो आ ही नहीं सकते, मगर आपको शेप पता होनी चाहिए, ठीक है। शेप आप रट लो, क्रैम भी कर सकते हो शेप कैसी है, बाकी आपको उसकी रीजनिंग भी मैंने अच्छे से बता दी है। तो वेयरिंग रिटार्डेशन का जो केस आएगा वो क्या आएगा? CD आएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स। तो हमें पता है डिस्टेंस, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो ग्राफ है ये नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, ये नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है? ये अगर नीचे नहीं जा रहा तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी, क्योंकि जब टाइम के नीचे चला जाता तो ऑब्वियस अलग आती। तो अब आपको एरिया निकालना है, कहाँ तक का एरिया निकालना है? 8 आवर्स तक का निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। अब इस फिगर में देखो क्या क्या है। एक तो यहाँ पे ABC, ठीक है, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, E ले लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, F ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस फिगर में देखो, एक तो आपके पास ट्रेपीजियम है, कौन सा? ABCE। दूसरा क्या है? रेक्टेंगल है OAEF। दोनों का एरिया ऐड कर दो, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाए? ट्रेपीजियम आपको पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? BC और AE। अब BC किसके इक्वल है? 8 - 3 मतलब 5 के, ठीक है। और AE किसके इक्वल है? AE है 8 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे हाइट किसके इक्वल है? 35 - 10 मतलब 25, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 8 × 10, ठीक है ना। तो ये एरिया आया, तो इससे आप कैलकुलेट करोगे 242.5 किलोमीटर, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट हो गया। ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है आपके स्कूल एग्जाम्स में। तो देखो नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वही पोजीशन टाइम ग्राफ बताया है और वेलोसिटी बताई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताई है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने बताया कि जो XT ग्राफ होता है ना, XT ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी, स्लोप वेलोसिटी देती है, ठीक है। अब जब कर्व होगा तो हर पॉइंट पे जब कर्व होएगा तो मैं क्या कहूँगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट इन XT ग्राफ, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट इन XT ग्राफ्स गिव्स वेलोसिटी। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, क्योंकि देखो हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट आ रही है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट है, अलग अलग स्लोप है, अलग अलग स्लोप है, इसका मतलब अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब जैसे ये C पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसी टेंजेंट बन रही है, तो इसकी जो स्लोप होएगी वो वेलोसिटी होगी एट पॉइंट C या एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी C पे उसका मतलब इस टेंजेंट की स्लोप होएगी। D पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी बन रही है, ठीक है।
तो ऑब्वियस है इसकी जो स्लोप है, दिस इज टेंजेंट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है उसकी स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है तो ऑब्वियस डी पॉइंट पे वेलोसिटी भी जीरो आएगी। ठीक है, ऐसे भी हम देख सकते हैं। ई पॉइंट पे टेंजेंट कैसी बनेगी, ई पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी बन गई। ठीक है, एफ पॉइंट पे ऐसी बन गई। अब आप देखो चार टेंजेंट है, एक की तो स्लोप जीरो है। ठीक है, अब ये लाइन इसमें भी राइज हो रहा है, ये वाली लाइन में भी राइज हो रहा है, फॉल सिर्फ ई वाली में हो रहा है। ठीक है, जो फॉल जब भी फॉल होता है तो स्लोप क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, तो स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव किस पॉइंट पे हो रही है, ई पॉइंट पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे हमें बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ये देखो ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे चला गया तो ऑब्वियस है इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगी। डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, अब एरिया कौन सा है, वीटी ग्राफ के अंडर वाला ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो डिस्टेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ये जो एरिया A1 और ये जो एरिया A2, ठीक है, अब A1 एरिया आप कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2। ठीक है, ये ऑब्वियस मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन भी है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एरिया, अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, मतलब ये वाली इसका हाफ इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 40 माइनस 20 20, मतलब 2 इंटू 20 प्लस अब ये वाला जो एरिया है ये कितना है, मतलब ये ट्रेपीजियम बना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितनी है 3 है और ये 4 है, तो 3 + 4 7 इंटू हाइट कितनी है इसकी 20। ठीक है, वैसे ही A2 कितना है, A2 माइनस में आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 5 माइनस 4 1, हाइट कितनी है -30, मतलब 30, चलो माइनस बाहर ही लिख लिया हमने, तो -15 मीटर आया। ठीक है, ऊपर वाले का आंसर आया 20 और 90। ठीक है, 90 मीटर आया A1 का। तो इनका मैग्नीट्यूड सीधे ऐड कर दो, 90 + 15 115 आ जाएगा। 115 इज द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 90 - 15 मतलब 75। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा दिस। ठीक है, 75 एंड 115। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ moving in a straight line is shown in figure in the time interval 0 to 14 seconds. Find average velocity. Average velocity का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सबसे पहले हमें इस VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालनी। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, दोनों का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो एरिया A1 है और A2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। A1 ट्रेपीजियम बन रहा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 10 + 2 12 आ गया। ठीक है, हाइट कितनी है 20 आ गई। ठीक है, और A2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 14 माइनस 10 बेस, मतलब 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, और ये 120 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दो, 120 - 20 डिस्प्लेसमेंट कितनी है 100 मीटर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 100 अपॉन टोटल टाइम कितना है 14, तो 100/14 इज द आंसर। तो 100/14 को हम क्या भी लिख सकते हैं 50/7। ठीक है, तो 50/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आंसर है 70/7, ये एवरेज स्पीड है जिसमें इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय टाइम करना था, मतलब 140/14।
तो वो नेक्स्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी पूछा है कि एवरेज स्पीड पूछा है। नेक्स्ट, ए मैन मूव्स इन XY प्लेन along the path shown at what point is his average velocity vector is the same direction as his instantaneous velocity vector। ठीक है, सबसे पहले ये 2D पाथ है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो मतलब कर्व्ड पाथ है उसका। ठीक है, आप हमेशा याद रखो, ये बात सर्कुलर मोशन में भी हम पढ़ेंगे कि जो वेलोसिटी होती है ना वो हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, चलो बता देता हूँ। अगर सर्कुलर मोशन है, बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है, मान लो एक मैंने स्ट्रिंग ली, रस्सी ली, रस्सी से जो पत्थर को बांध दिया मैंने, ठीक है, और उसको मैं घुमाने लग गया, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, वो हमेशा टेंजेंशियल होएगी पाथ के। पाथ उसका ये सर्कल है, ठीक है, जो रेड मैंने सर्कल बनाया वो पाथ है, और वेलोसिटी इस पाथ के हमेशा टेंजेंशियल है। टेंजेंट क्या होती है? जो एक पॉइंट को टच करती है। ठीक है, तो इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ये है, अगले इंस्टेंट पे, किसी नेक्स्ट इंस्टेंट पे जब स्टोन यहाँ पे आ जाएगा तो इतनी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, नहीं हो जाएगी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है, ये हमेशा किसके होती है? टेंजेंशियल होती है, पाथ के। ठीक है, अब कहते हैं कि किस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाती है। ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कब सेम होती है, किस पॉइंट पे सेम होती है? किसके? एवरेज के, एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? देखो, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो आप सीधे जोड़ दोगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? फाइनल और इनिशियल सीधे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, अब आप देखो कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे देखो, क्योंकि 3 हमें दिए बी सी, बी पॉइंट पे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई। डी पॉइंट पे देखो, मतलब टेंजेंट बना रहा हूँ डी पॉइंट के, पहले बी पॉइंट के मैंने बनाया। ठीक है, अब देखो ये टेंजेंट इस तरफ है, ये टेंजेंट इस तरफ है। ठीक है, और सी पे टेंजेंट वो ऐसी आ गई। अब सी पे जो टेंजेंट है वो इस मतलब एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सी पे जो मतलब सी पे जो वेलोसिटी है वो इस तरफ आएगी। ठीक है, ए पे वेलोसिटी इस तरफ, ठीक है, और डी पे वेलोसिटी इस तरफ। मतलब सी पे जब बॉडी आई तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, वो किसके सेम है? एवरेज के सेम है। तो इसका आंसर आएगा सी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए, जब बॉडी बी पे आई तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, जब डी पे आई तो वेलोसिटी उसके टेंजेंट, जैसे यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आई थी तो इधर था, जब मतलब ऐसे बॉडी घूम रही है ना, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे भी बॉडी ऐसे ही जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इस तरफ जब इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। मैंने बी पे टेंजेंट बनाई, सी पे बनाई, डी पे बनाई, और कब टेंजेंट जो है मतलब जो वेलोसिटी है कब सेम डायरेक्शन है एवरेज वेलोसिटी के सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ। ठीक है, ग्राफ्स का ये लास्ट लेक्चर था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।